Hello friends, welcome back all of you to this new session of CA Foundation Law. बच्चों हमने चालू किया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 and from that we have finished first unit and we have started with the unit number 2, that is the relation of the partners. From that what we have completed, okay, in the last lecture we have finished the property of the firm. Okay, in that firstly we have seen the meaning of the property. Now what do you mean by property of the firm? Now property of the firm means any property which has been originally brought in by partners in the partnership firm, or whatever property they have acquired during the course of the business, and that also includes the goodwill. यानी कि goodwill is also considered as a property of the firm. As like we treat the other properties, goodwill has also to be treated in the same way. So उसमें हमने ये देखा था कि गुडविल के बारे में जो डिस्कशन था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था. गुडविल हमने ये देखा कि ये गुडविल जो है वो सेपरेटली भी सोल्ड किया जा सकता है. यानी कि गुडविल जो है वो सेम लाइक यानी कि जैसे अदर प्रॉपर्टीज बेचे जा सकते हैं सेपरेटली, वैसे गुडविल को भी सेपरेटली बेचा जा सकता है. अगर मान लो फर्म ने गुडविल बेचा है फर्म का, तो फर्म रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है उस बंदे के ऊपर जिस बंदे ने ये गुडविल खरीदा है. अब ये रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार का रहेगा? ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डूइंग द बिजनेस ऑफ अ सिमिलर काइंड. यानी कि दे विल हैव अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड इन द पर्टिकुलर टाइम और स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और विद इन अ स्पेसिफाइड लोकेलिटी या फिर लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी फर्म है और मैंने अपना गुडविल बेचा है, तो उस गुडविल को जिसको मैंने बेचा है उसके ऊपर मैं ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकता हूं कि तूने 1 साल के लिए 2 साल के लिए इस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट ये सिमिलर बिजनेस नहीं करना है. मैंने आपको इसके लिए पार्ले जी का एग्जांपल दे दिया था कि पार्ले जी ने अगर गुडविल बेचा है, फर्ज करते हैं पार्ले जी पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्ले जी ब्रिटानिया को अगर बेच दिया तो ब्रिटानिया के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन डालेगी कि तुम ब्रिटानिया नाम से अपना बिस्किट मार्केट में नहीं बेच सकते हो 2 साल के लिए, और इस महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, किसी भी स्पेसिफाइड लोकेलिटी एरिया में. हाँ, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कैसे होनी चाहिए? बोलो रीजनेबल होनी चाहिए. अगर मैं मान लो कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर मान लो ब्रिटानिया यूएस में जाके वो बिस्किट बेच रही है, चाइना में जाके वो बिस्किट बेच रहे, तो वो चलेगा. आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते पूरी दुनिया में ही नहीं बेच सकते. कोई स्पेसिफाइड लोकेलिटी बोलो, उस लोकेलिटी में हम लोग नहीं बेचेंगे. क्लियर है? पक्का? ये क्लैश करता था अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 27 के साथ. तो 27 में क्या लिखा जाता था? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और उसका ये एक्सेप्शन है. तो 2 एक्सेप्शन हमने देख लिए हैं. एक तो पार्टनर्स ने अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ऊपर या रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर डाला हुआ रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये वाला जो पार्टनरशिप फर्म अपना गुडविल बेच के जो गुडविल का खरीदार है, जो परचेसर ऑफ द गुडविल है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला है. तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? वैलिड रिस्ट्रिक्शन मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. उसके पहले हमने गुडविल का मीनिंग देखा था, वो रिवाइज करना रह गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? आई टोल्ड यू दैट व्हाटएवर डेफिनेशन आई हैव गिवन, वही डेफिनेशन आप याद करोगे. दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट. यानी कि अगर मान लो मेरी फर्म उस सिमिलर इंडस्ट्री में, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर पार्ले जी अपने कंपटीटर से ज्यादा कमा रही है, तो पार्ले जी का गुडविल है. यस और नो? यस. उसके पहले हमने देखा था कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जनरल सी है. तो ये बात हमने देखी थी कल के लेक्चर पे. उसके पहले के लेक्चर पे हमने और भी बहुत सारी बातें की थी. उसका रिवीजन चाहिए तो इसका पिछला वाला वीडियो जो है वो जरूर देखना, उसमें उसका रिवीजन मिल जाएगा. और अगर क्लियर नहीं है तो उसके पीछे वाले लेक्चर जाके जरूर देखना, दैट इज लेक्चर नंबर 1. अब हम लोग चालू करेंगे सेक्शन नंबर 15. तो व्हाट इज दिस सेक्शन नंबर 15 इज ऑल अबाउट? सेक्शन नंबर 15 डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ओके, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. अब ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं? मोटा मोटी बात किया जाए तो इस सेक्शन में बस इतनी ही बात बोली है कि अगर मान लो मैंने अगर बोला है कि ये प्रॉपर्टी इसी फर्म की है. फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं ए, बी और सी. 3 पार्टनर्स है, उनकी पार्टनरशिप फर्म है डायनामिक एंड कंपनी. क्या नाम है? डायनामिक एंड कंपनी. तो डायनामिक एंड कंपनी नाम से अगर उनकी प्रॉपर्टी है,
सॉरी पार्टनरशिप फर्म है और उन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए एक कार खरीदी है। अब ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, प्रॉपर्टी के सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। ये सुनो, दैट इज द प्रॉपर्टी विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये सुनो, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म देन बताएंगे मुझको कि ये जो कार है, क्या ये कार पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल होनी चाहिए या फिर उसको पार्टनर ए, बी या सी तीनों में से कोई एक या तीनों भी एक एक करके अपने इंडिविजुअल काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। नाउ टेल मी, क्या ऐसा हो सकता है? मान लेते हैं सी, ठीक है ना, सी एक यंग पार्टनर है, ठीक है, शादी भी नहीं हुई है, ए और बी की शादी हो चुकी है, सी की शादी अभी होनी बाकी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यंग पार्टनर है तो गर्म खून है, तो उसकी एक ये भी है, नाम नहीं लेता मैं, समझ जाएंगे बच्चे हैं, समझदार को इशारा काफी है, तो ये भी है। तो सैटरडे को क्या हुआ, सैटरडे को जैसे ही ऑफिस छूटा उसने क्या किया, कार लिया, ड्राइवर को बोला भाई तू आज छुट्टी पे जा, ड्राइवर छुट्टी पे चला गया, वो कार लेके चला गया। अब जैसे वो कार लेके घर पे चला गया, संडे को सुबह उठा, घर से बाहर निकला और कार भी ऐसी वैसी नहीं थी, कार BMW 7 सीरीज बताएंगे। तो घर से निकला, डायरेक्टली घर पे पहुंचा, किसके, इसके। ये सुनो, दोनों मिलके कोरोना है लेकिन लॉकडाउन है लेकिन चले गए पनाह। अभी कोल्हापुर के लोग किधर जाएंगे भाई, पनाह चले गए, पुणे के लोग हैं तो वो पर्वती जाएंगे या फिर सिंहगढ़ जाएंगे, चले गए भाई। फिर उधर जो भी हुआ वो उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, चलो भाई एंजॉय कर लिया उन्होंने और वापस भी आ गए। अब बताएंगे गाड़ी किसकी है, गाड़ी है फर्म की। ये सुनो भाई, गाड़ी का पैसा किसका है, गाड़ी पे ऊपर लगा हुआ पैसा किसका है, फर्म का है। गाड़ी में जो डीजल लगा हुआ है ना वो किसका है, फर्म का है। पार्टनर किसका है, फर्म का है। गर्लफ्रेंड किसकी है, भाई उसकी है। भाई मजा किसको आया, मजा भी तो फर्म को आना चाहिए ना, जोक्स अपार्ट। बट यहाँ पे ये जो कार है, इस कार का गलत इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है, भाई गर्लफ्रेंड तो उसकी है तो वो गर्लफ्रेंड के साथ जो भी करे वो अपना पॉइंट नहीं है, लेकिन कार अगर फर्म की है तो कार शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। गर्लफ्रेंड पार्टनरशिप फर्म की नहीं है, गर्लफ्रेंड पार्टनरशिप फर्म की रहती तो फर्म उसका इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पे फॉर द वर्क मैं बात कर रहा हूँ, काम के लिए। तो कार अगर पार्टनरशिप फर्म की है तो कार भी ABC तीनों में से किसी एक ने या तीनों ने मिलके पार्टनरशिप के काम के लिए लगाना चाहिए ना। अभी गर्लफ्रेंड को पनाह घूम के लेके जाना, सिंहगढ़ लेके जाना घूमने के लिए या फिर पर्वती लेके जाना, बताएंगे ये फर्म के काम के सिलसिले से या फिर सी का पर्सनल वाला काम है? अरे सुनो, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है सेक्शन नंबर 15 में ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि एग्रीमेंट में, डीड से, पार्टनरशिप के डीड से ये बात बदल भी सकती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के लिए खरीदी है और उसको पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कहा है, तो उसको हमेशा और हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा और हमेशा पार्टनरशिप के काम के लिए ही, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि मान लो A, B और C में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है और यहाँ पे बोला है कि C चल भाई गाड़ी तुझको ही आती है, मान लो ड्राइविंग इसको ही आता है, तो गाड़ी तुम्हारे पास रखते जाओ और उसके बदले तुम गाड़ी अपने पर्पज के लिए भी कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो। ABC तीनों अगर जब फर्म का काम रहेगा तो गाड़ी फर्म के काम के लिए रहेगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो भाई तू मजे लूट ले गाड़ी के, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा लिखा है तो चलेगा। C जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने गया है दैट इज वैलिड वन, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो उसका इस्तेमाल बस किसके लिए करना चाहिए, बोलो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही करना चाहिए। ये बोला है सेक्शन नंबर 15 में। अरे गेटिंग माय पॉइंट, सुन लो, चलो से काम करेंगे। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15 पढ़ लेंगे अभी के अभी। चलो रीड द एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट। खत्म, सेक्शन नंबर 15 इज ओवर।
चलो लिखना नहीं, सॉरी, पढ़ना सेक्शन 15 के एनालिसिस को। उसके बाद हमें चार्ट भी बनाने वाले सेक्शन 15 का, सेक्शन 15 और 16 का साथ में चार्ट बनाएंगे ताकि आसान हो अपने लिए। ओके, पढ़ने के लिए बोला है मैंने, पढ़ो, वीडियो को आगे ड्रैग करना। मैं आपको वीडियो पॉज करके पढ़ने के लिए भी बोल सकता था, लेकिन जो बातें फ्लो में होती है ना, वो बातें पॉज करके नहीं होती है। समझे नहीं समझे? ओके, चलो, सो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15 में वही बताया जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 16 में आते हैं। सेक्शन 16 में क्या बता रहे हैं, देखो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स। ओके, इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का जो पहला लेक्चर था, यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें हमने जनरल ड्यूटी सेक्शन नंबर 9 पढ़ा था, दैट ही शुड वर्क, यानी कि एवरी पार्टनर शुड वर्क, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट ही शुड वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जो दिख रहा है ना आपको, मैंने ऐसे गोल 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 ढग बनाया है उधर, ये सुनो, ये वाला कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ही शुड वर्क फॉर व्हाट? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब होता है दैट कोई भी पार्टनर, किसी ने अगर काम कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का, या फिर अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो उसने सबके हित में काम करना चाहिए, यानी कि वो जो काम करेगा उसका फायदा सब लोगों को हो, उसी मुताबिक काम करना चाहिए। उसने अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के बारे में काम नहीं करना है, या फिर उसके बारे में नहीं सोचना है काम करने समय। समझे नहीं समझे? यानी कि मान लो कोई पार्टनर है, पी क्यू आर पार्टनर्स है, पी क्यू और आर पार्टनर्स है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये ट्रेड करते हैं, ट्रेड इन राइस, ट्रेड इन राइस, राइस में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ राइस का उनका बिजनेस है। तो बट ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग है तो उनको खरीदना भी पड़ेगा ना, तो खरीदने का जो काम है, परचेस का जो काम है, वो पी के पास है, ठीक है ना। सेल का काम जो है वो क्यू के पास है, और आर जो है वो क्या करता है, अकाउंटिंग देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काम को डिवाइड करके रखा है। अब पी, जैसे कि वो मार्केट में जाता है, मार्केट से मार्केट के सब लोग उसको पहचानते हैं, तो पी क्या चला गया, बोलो, पी चला गया मार्केट में, ठीक है ना, पी चला गया मार्केट में, ओके। और मार्केट में से एक होलसेलर के पास, एक होलसेलर, ओके, उसके पास से वो क्या करता है, परचेस करता है, ठीक है। अब मार्केट में जिस रेट से वो परचेस कर रहा है ना, वही रेट उसने पार्टनरशिप फर्म में आके अकाउंट फॉर करना ही नहीं करना है। मतलब जो भी बिल रहेगा खरीदी का, वो बिल उसने किसको देना है, बोलो, ये बिल किसको देना है, बोलो, यस कम ऑन, ऐसा बिल रहेगा, ठीक है ना, ऐसा बिल रहेगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा रहेगा बिल का, ठीक है, ये बिल का अमाउंट, ठीक है, ये बिल किसको देना है, आर को देना है, ताकि आर उसको अकाउंट फॉर कर ले, ये सुनो। अब होलसेलर से वो खरीदता है फॉर ₹10,000, ठीक है ना, लेकिन बिल लेता है 15,000 का। बिल कितने का लेता है, बोलो, 15,000 का, और ये 15,000 का बिल आर को देता है। अब बताएंगे क्या इस बीच में क्या पी ने 5,000 का पर्सनल प्रॉफिट कमाया, नहीं कमाया? ये सुनो, मतलब वो फर्म का ही काम कर रहा है, फर्म का ही काम कर रहा है, और फर्म के काम करने के बीच में उसने क्या कमाया, बोलो, पर्सनल प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है, बोलो, पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, और वो अपनी जेब में डाल रहा है। क्या इसकी वजह से पार्टनरशिप का इतना लॉस हुआ है, नहीं हुआ है? लॉस तो फर्म का हुआ है, लेकिन पर्सनल प्रॉफिट किसका हुआ है, बोलो, पार्टनर का हुआ है। तो इस केस में आप मुझको बताएंगे, क्या ये 5,000 रुपए, क्या ये 5,000 रुपए P should give it back, P should give back to the firm, yes or no? Whether P is liable to give it to back to the firm, yes। तो पार्टनरशिप फर्म के साथ ऐसे उसने धोखाधड़ी नहीं करना है। He should work for what? Come on, greatest common advantage। और ये बात कहां पे लिखी हुई है बच्चों? ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 9 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, तो ये बात कहां से क्रॉस करती है, बोलो, यहां पे लिखेंगे सेक्शन नंबर 9। ओके, सेक्शन नंबर 9 में क्रॉस कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट?
कुछ समझे? पक्का? झेपिया? यस। अब ये तो बात होगी किसी ट्रांजैक्शन के बीच में। चलो अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया पहला एग्जांपल अपना, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर लिखूं क्या? यस, चलो दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ऊपर लिखा है मैंने दूसरा एग्जांपल, दूसरे कलर में लिखता हूं, चलो ताकि आपको समझे। एग्जांपल नंबर 2 क्या है देखो, वही पीक्यूआर पार्टनर है, पीक्यूआर पार्टनर है, अगेन सेम बिजनेस, ट्रेड इन राइस, ट्रेड इन राइस वाला, ठीक है। चलो अब पी जो पार्टनर है, पी जो पार्टनर है वो परचेस करता है, सही ढंग से अकाउंटिंग भी करता है, जितने में खरीदा है उतना वो उसको दे भी रहा है, जितना बिल 10,000 का बिल है तो 10,000 का बिल ही जाके दे रहा है। लेकिन पी क्या कर रहा है, पी क्या कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअली या फिर बोलूंगा पर्सनली, पर्सनली उसका ही इज ओइंग या फिर ओनिंग, ओनिंग ए बिजनेस, ओके, जो किसका है, अगेन ट्रेडिंग इन राइस का। अब अगर आपको याद है तो क्या पार्टनरशिप पार्टनर्स के ऊपर सिमिलर काइंड का बिजनेस ना करने की रोक लगा सकती है? जी हाँ लगा सकती है, लेकिन उसके बावजूद पी ने सिमिलर बिजनेस किया। हाँ, अगर मान लो पी सेलिंग ऑफ व्हीट का एग्जांपल, ट्रेडिंग इन व्हीट का बिजनेस करता तो इसके इसमें पार्टनरशिप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे राइस वाला जो पार्टनरशिप का बिजनेस था उसका नेचर भी सेम था, वही वाला बिजनेस कौन कर रहा है बोलो, पी भी कर रहा है सेम वाला। तो बताएंगे ये सही है या गलत है? तो ये भी गलत है। तो उस केस में इस पर्सनल बिजनेस से जो भी पैसा कमा रहा है, ठीक है ना, मान लो उसका बिजनेस है पी एंड कंपनी, उसका खुद का प्रोप्राइटरशिप है, ये प्रोप्राइटरशिप है और वो उससे पैसा कमा रहा है। तो बताएंगे जितना भी प्रॉफिट इस प्रोप्राइटरशिप फर्म ने कमाया है तो क्या ये भी उसने गिव इट बैक टू फर्म? यस। तो ये भी क्या करना है बोलो, उसने वापस कर देना है। यही बातें लिखी है सेक्शन नंबर 16, ओके। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि अभी यहां पे भी क्या बोलो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस बारे में तो इससे कुछ और उसके इफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है पार्टनर्स के बीच में, इस बारे में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो हम लेके दो बातें क्या करेंगे, प्रिवेल करेंगे, यानी कि ये दो बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पार्टनर्स में अगर एग्रीमेंट हुआ है, अगर पीक्यूआर में ये एग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है पार्टनर तुम क्या कर सकते हो, कमीशन कमा सकते हो ऑन परचेज, तो ठीक है वो कमीशन कमा लेगा क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्टनर ने बोला कि ठीक है तू सिमिलर वाला बिजनेस कर सकता है, नो प्रॉब्लम, रोक लगा सकता है, लेकिन लगाना ही है ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पी के ऊपर ऐसी रोक नहीं लगाई है कि वो पार्टनरशिप में रहते हुए कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसे कोई रोक नहीं लगाई है। तो इस केस में वो क्या कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस भी ले सकता है। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो क्या कर सकता है, दूसरा बिजनेस कर सकता है, कमीशन पर्सनल प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन ऐसा कोई तय नहीं हुआ है, ऐसी कुछ बातें तय, कुछ एग्रीड नहीं हुआ है तो आप क्या नहीं कर सकते। अ पार्टनर, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, खुद से कुछ प्रॉफिट लेता है, derives the profit for himself from any transaction of the firm, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट कमा रहा है, देन he shall account for that profit and pay to the firm। अकाउंट फॉर यानी कि जो भी प्रॉफिट है उसका अकाउंट फॉर करके, जो भी कैलकुलेशन है वो करके उसने क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म को वापस दे देना है। एंड दूसरा, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, सिमिलर नेचर का और पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में, सेलिंग ऑफ द राइस का इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी करके और भी बिजनेस है, तो उसने क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस ही शैल पे टू द फर्म। क्लियर है? तो दो बातें लिखिए किसमें बोलो, सेक्शन नंबर 16 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? पक्का? चलो अभी जो एग्जांपल है, ओके, दो एग्जांपल दिए यहाँ पे, ओके, दोनों को देने एग्जांपल आप लोग क्या करेंगे, अभी क्या अभी क्लास में पढ़ लेंगे। कम ऑन, रीड इट एट योर ओन, कम ऑन, रीड द एग्जांपल, देन फिर हम लोग सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 का क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। कम ऑन, और जो एग्जांपल दिया है मैंने वो भी लिख देंगे। ओके चलो पहले एग्जांपल्स को पढ़ लेना, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं लेकिन मेरी मन ही मन में पढ़ूंगा, आप अपने मन ही मन में पढ़ लेना। कम ऑन, चलो 1 2 3 गेट स्टार्ट।
दोनों एग्जांपल पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगी प्रोविजन आपकी। ढंग से पढ़ना, शांत दिमाग से पढ़ लेना। ये चलो, अगर ये एग्जांपल रीड करके हो गया तो ये वाला एग्जांपल भी पढ़ लेना। सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, ज्यादा दिमाग खुड़ी करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आ रहा है तो शांत दिमाग से वन बाय वन सेंटेंस को पढ़ लेना। एक बार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ सकता है। किसको समझ आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, किसको समझ नहीं आ रहा है तो शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं सारी बातें अगर आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो आपको आदत नहीं लगेगी पढ़ने की, तो इसलिए मैं आपको इसका अभी आप कुछ लोग सोचेंगे सर को नहीं आता है क्या एग्जाम्पल। ओके, जो सोचो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपको पढ़ने की आदत लगनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़वा रहा हूं सारी बातें। मुझको गालियां मत देना घर पे बैठे बैठे। ओके चलो, सो दोनों एग्जांपल डील करके हो गए। तो मैं बोलूं आपको, ये पहला जो एग्जांपल है वो डील कर रहा है आपके ये पहले पॉइंट से, ठीक है ना। ये आपके पहले पॉइंट से डील कर रहा है और ये इससे डील कर रहा है। ये सुनो, ओके चलो एक काम करेंगे, सेक्शन 14 का भी 15 का भी चार्ट बनाएंगे और सेक्शन 16 का भी चार्ट बनाएंगे। सेक्शन 14 में क्या लिखेंगे, सेक्शन 14 में जो मैंने अंडरलाइन करवा के दी वो पॉइंट लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे जी, ये सुनो। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेक्शन 15 एंड 16। ओके, चार्ट कैसे बनाएंगे, ये रहा सेक्शन नंबर 15 और ये रहा सेक्शन नंबर 16। ओके, 15 में के नीचे क्या लिखेंगे, 15 के नीचे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, property of the firm shall be used for exclusive purpose of firm's business। ओके, और सेक्शन नंबर 16 में अभी क्या आएंगे, दो पार्ट आएंगे। सेक्शन 16 का दो पॉइंट क्या आएंगे, बोलो। सेक्शन 16 किसके बारे में बात कर रहा है, यस यहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पे हम सेक्शन 16 में क्या लिखेंगे, पर्सनल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। इसमें क्या लिखेंगे, क्लॉज नंबर ए में क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। या फिर दूसरा क्या है बोलो, यहां पे बाय डूइंग सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस कंपीटिंग विथ फर्म। ओके, दोनों केस में क्या होगा बोलो, प्रॉफिट्स earned by partners pay it back to the firm। खत्म। ओके, ये चार्ट लिख देंगे, इतना चार्ट। और फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, ये दो एग्जांपल लिख देंगे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ऐसे लिखेंगे। कैसे क्रॉस रेफर करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2, और उसके नीचे एग्जांपल दोनों लिख देंगे ऊपर वाले, ठीक है। चलो सो पहले इस चार्ट को कॉपी डाउन कर लेना, कम ऑन कॉपी डाउन। हेडिंग डालेंगे सेक्शन 15 और 16।
कुछ टेक्निकल वजह चीज़ों की वजह से आज का लेक्चर जो है बहुत डिले आ गया है आपके पास, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरे हाथ में बातें नहीं थी, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे लेक्चर रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वो रिजॉल्व करते करते बहुत समय चला गया, तो इसीलिए लेट आ रहा है आज का लेक्चर। कल से आपको रेगुलरली मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टू टेक्निकल इशू विल नॉट अराइज अगेन, ओके। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर समय पे मिलते जाएंगे, डोंट वरी। बस इधर उधर 19-20 होता रहता है भाई, बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। बस लेक्चर नहीं आया तो दिमाग में हल्ला मत मचाना कि लेक्चर नहीं आया, लेक्चर नहीं आया, लेक्चर नहीं आया तो बाकी की जो इतनी भी बातें मैंने आपको सिखाई है उसको रीड करते जाना, ठीक है। और नहीं आया लेक्चर तो आगे जो सिखाऊंगा उसको एक बार पढ़ के लेना, कुछ दिक्कत है नहीं। लिखना पढ़ना तो सबको आता है ना। सारी बातें सर ने ही सिखानी है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं सिखाऊंगा जरूर, लेकिन डिले अगर होता है तो टेंशन मत लो। ओके, चलो लिखो, ढंग से लिखना। नीचे एग्जाम्पल भी लिखने हैं हमने, एग्जाम्पल एक और दो एग्जाम्पल भी लिखने हैं हमें। वो एक बात मैंने आपको बोला ही नहीं है, मैंने मेरे अपने केरला केरला की स्टोरी आपको बताई नहीं है। जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ केरला की स्टोरी। थोड़ा सिलेबस को मेरे कंट्रोल में आने दो, ये टेक्निकल इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व हो जाने दो, बिकॉज मेरे दिमाग में वही बातें चलती है, टेक्निकल इश्यूज एंड ऑल। थोड़ा उससे मुझको उभरने दो, मैं जरूर आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं हूँ यार, बहुत दिनों तक हम लोग मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो, बताऊंगा मैं आपको जरूर। थोड़ा ये पार्टनरशिप एक्ट मेरे कंट्रोल में आ जाए तो अपना सिलेबस कंट्रोल में आ जाएगा। एक बार पार्टनरशिप खत्म हो गया तो फिर अपना सिलेबस कंट्रोल में आएगा। सिलेबस गुड फैक्ट इतना ही बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो जाता है अपना कि हाँ जी हमने खत्म कर दिया है इस बात को करके, ठीक है। चलो अगर ये हो गया तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 लिख देना। सेक्शन 9 का रेफरेंस देना मत भूलना, यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 का रेफरेंस देना मत भूलना, बिकॉज देयर हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना है, तो इसका रेफरेंस देना मत भूलना। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 पहले लिखना, फिर 2 पहले लिखना। मैंने 2 पहले लिखा तो 2 मत नोट डाउन कर लेना, पहले जैसे लिखता हूँ वैसे कॉपी डाउन करते थे लोग। पहले एक एग्जाम्पल नंबर 1 को लिखना, फिर 2 को लिखना। ओके जी, सही बच्चे हो, बहुत होशियार है मेरे बच्चे। चश्मा तो पहना ही नहीं आज।
अरे हाँ, और वो लॉकडाउन वगैरह निकल गया है ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर मत निकलना, बिकॉज सिचुएशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है गवर्नमेंट के। बस अभी ये सारी बातें बंद ना हो, या फिर इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इतने दिन बंद करके नहीं चलता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है, लोगों को रिलीज कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेल्ले जैसा खुले सांड जैसे हम लोग घूमेंगे इधर उधर। किसी काम के सिलसिले में अगर बाहर जाना भी है तो प्लीज वियर द मास्क, मास्क जरूर वियर करना, ठीक है ना, ऐसे वाला मास्क जरूर वियर कर लेना, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर्स, ओके, ये मेरे बैग के ऊपर मैं हमेशा लगा के चिपका के चलता हूँ हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना, अपने साथ कैरी कर लेना हैंड सैनिटाइजर को, ठीक है। मैंने तो अपने बैग के ऊपर लगाया है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये वाला देखो, ऐसे मैंने हैंड सैनिटाइजर बैग को लगा के ही रखा हुआ है। तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना हमेशा, और जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकलना, जरूरत नहीं है, जरूरत अगर महसूस नहीं हो रही है तो घर से बाहर मत निकलना। आपको वैसे भी घर से बाहर निकलने की जरूरत तो है नहीं, घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, जितना भी समय मिल रहा है पढ़ाई करना। अब जैसे कि 3 ही घंटे क्लास होते हैं आपके लगभग, तो 3 घंटे के बाद 21 घंटे तो आपके ही है ना। उसमें से कितने घंटा सोते हो, कितना घंटा आप पढ़ाई करते हो, वो आपके ऊपर है। कभी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो हम लोग स्टडी प्लानिंग के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे कि हाउ टू डू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर तो स्टडी, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, वो भी कभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस, चलो, आई थिंक आपका हो गया है लिख के। चलो, तो हमने खत्म कर लिया सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16, बहुत ही सिंपल सेक्शन थे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17, ओके। अब तक हमने क्या क्या देखा है एक बार उसकी झलक देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन नंबर 17 में हमको वो लगने वाला है, ठीक है। चलो, सो यस, सेक्शन नंबर 12 में, सॉरी, सेक्शन नंबर 13 में हमने म्यूचुअल राइट्स देखे थे। नंबर 12, 13 का हमने चार्ट किधर बनाया है? यस, सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 13 में कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज थे, ठीक है ना। क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज थे? ए बी सी डी ई एफ, ओके। मतलब कि 6 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज थे। उसमें हमने पहला था रेम्यूनरेशन। मैंने आपको इसका टेक्निक भी बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 2 इंटरेस्ट, 2 इंडेमनिफिकेशन, ये सुनो, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 2 इंटरेस्ट और 2 इंडेमनिफिकेशन। रेम्यूनरेशन में क्या लिखा था? अगर मान लो पार्टनर्स के पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ नहीं लिखा है तो कोई पार्टनर पार्टनरशिप से रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं करेगा, सैलरी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा तो मिलने ही वाला है, ये सुनो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में तय हुआ है कि हाँ पार्टनर्स को पार्टनरशिप में रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए एक्टिव पार्टनर को, तो वो दे सकते हैं। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वली शेयर होगा, लॉस भी इक्वली शेयर होगा। लेकिन अगर कुछ रेशो डिसाइडेड है तो उस रेशो में प्रॉफिट और लॉस दोनों भी शेयर होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर लिखा है तो हमको क्या तो उनको क्या मिलेगा? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और अगर कस्टमरी तरीके से देते आए हैं तभी भी उनको मिल सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस हुआ करता था। अगर मान लो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन से एक्सेस कुछ लेके आ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसको एडवांस बोलते हैं। और उस एडवांस के ऊपर पार्टनरशिप में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, उनको 6% पर एनम से क्या मिलेगा? बोलो, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में 6% से ज्यादा कुछ लिखा हुआ है तो उनको 6% ही मिलेगा। अगर 6% से कम लिखा हुआ है, मान लो कि उन्होंने लिखा 2% देंगे, तो उनको 2% देना पड़ेगा, 6% नहीं दे सकते। भाई, बिकॉज लोअर चलता है लेकिन हायर नहीं चलता है। क्लियर है? उसके बाद इंडेमनिफिकेशन, अगर फर्म की वजह से पार्टनर को कुछ नुकसान हो रहा है, फर्ज करते हैं कि पार्टनर ने फर्म का काम करने के टाइम पे अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किए या फिर पर्सनल लायबिलिटी बनाई है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो उस केस में पार्टनर को जो भी नुकसान हो रहा है उस लायबिलिटी से या फिर उस एक्सपेंसेस से, तो उसके लिए फर्म ने उसको इंडेमनीफाई, लॉस जो है वो गुड करके देना है। और लास्ट वाला था लॉस इंडेमनिफिकेशन बाय पार्टनर टू फर्म, तो उसको हमने सेक्शन नंबर 10 में खत्म किया था, दैट इज फ्रॉड। अगर पार्टनर पार्टनरशिप के काम करने के टाइम पे कुछ फ्रॉड कर लेता है तो उस केस में पार्टनरशिप को जितना नुकसान होता है उतना नुकसान पार्टनर ने इंडेमनीफाई करके दे देना है। इतना हमने देखा था म्यूचुअल राइट सेक्शन नंबर 13 में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 17 जो है वो उसी के रेफरेंस में आगे बढ़ रहा है। देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म। देखो, पढ़ते हैं। बिफोर गोइंग इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि सेक्शन नंबर
13 के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, और एडिशन टू दैट जो भी बातें दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो सेक्शन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। वी शुड फर्स्ट नो हाउ अ चेंज मे टेक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, चेंज। इफ देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस, तो उस राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या होगा। फर्ज करते हैं ए बी सी और डी चार पार्टनर्स है, ये सुन। अब मान लेते हैं डी क्या हो गया बोलो, रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप से चला गया। अब कितने पार्टनर रहे, ए बी सी तीन पार्टनर रहे। तो डी के रिटायरमेंट के पहले जो राइट्स एंड ड्यूटीज ए बी सी डी तीनों के ऊपर थे बाय द फर्म, क्या वही राइट्स एंड ड्यूटीज डी के जाने के बाद भी रहेंगे या फिर वो चेंज हो जाएंगे। ये बात करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 17 में। क्लियर है, पक्का जेपे। क्या वो डी के रिटायरमेंट के बाद चेंज हो जाएंगे या फिर डी के रिटायरमेंट के पहले जो तो वैसे ही सेम रहेंगे। अब इसको देखने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि चेंज किस किस प्रकार से आ सकता है, यानी कि हाउ द चेंज कैन बी टेकन प्लेस, हाउ चेंज मे टेक प्लेस। ओके, तो चेंज हो सकता है इन वन ऑफ द फोर वेज, चार में से किसी एक तरीके से चेंज हो सकता है। पहला चेंज क्या हो सकता है बोलो, पार्टनर क्या हो सकता है बोलो, एक पार्टनर या पार्टनर्स, एक पार्टनर है एक से ज्यादा पार्टनर ऐड हो सकते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट हो सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर। क्या लिखेंगे बोलो, एडमिशन ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, वन और मोर पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे, अब उसमें डी ऐड हो रहा है, या फिर ए बी पार्टनर थे उसमें सी और डी ऐड हो रहे हैं। तो क्या ए बी के राइट्स सी के ऐड होने से पहले और सी के ऐड होने के बाद, या फिर सी और डी ऐड होने के पहले और सी और डी ऐड होने के बाद सेम रहेंगे या अलग रहेंगे, वो बात करेंगे सेक्शन 17 में। अब दूसरा चेंज, पहला चेंज तो क्या है बोलो, कोई बंदा या फिर बंदे ऐड हो सकते हैं। दूसरा, अब जैसे आ सकते हैं वैसे बाहर भी जा सकते हैं ना, तो सम पार्टनर और पार्टनर्स गो आउट। अब कैसे बाहर जाएंगे, एक तो भगवान का बुलावा आया तो चले गए, निकल पड़े, या फिर रिटायरमेंट। मतलब भगवान का बुलावा अभी कौन रोक सकता है भाई, चले गए, कोरोना वराना हो गया, चले गए, उड़ गए, तो वैसे भी चले जा सकते हैं, अब रोक नहीं सकते, जाने वाले को कौन रोक सकता है। या फिर वो रिटायर भी हो सकते हैं, बोला कि मेरी मर्जी में रिटायर होने वाला हूं, तो रिटायर हो जाएंगे, तो क्या उससे भी पार्टनर निकल जा सकते हैं, यस और नो, यस। उसके बाद थर्ड, अभी पहले दो क्या हो गया बोलो, पहला क्या हो गया बोलो, पार्टनर इनकमिंग, दूसरा पार्टनर आउटगोइंग। मतलब चेंज कैसे कैसे हो सकता है, एक तो इनकमिंग, दूसरा आउटगोइंग, एक या एक से ज्यादा, पहला इनकमिंग फिर आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। क्लियर, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। सेक्शन नंबर 17 में चेंज क्या हो सकता है वो पढ़ने वाले हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। तीसरा चेंज जो हो सकता है वो क्या है बोलो, where a partnership concern carries on a business other than the business for which it was originally formed। यानी कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, पहले क्या थी बोलो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है आपको पता है, एक बिजनेस तय किया जाता है जिस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल पहले बिजनेस था सेलिंग द राइस, ये सुनो, लेकिन अभी पार्टनरशिप ने सेलिंग द राइस बिजनेस को छोड़ के, वो भी बिजनेस है, सेलिंग ऑफ द राइस का भी बिजनेस है, लेकिन साथ साथ एक एडिशनल बिजनेस ऐड कर लिया, एडिशनल बिजनेस ऐड कर दिया, दैट इज सेलिंग द पतंग, काइट, पतंगबाजी, वो भी बिजनेस ऐड कर दिया। तो क्या ये भी चेंज हो गया, जी हाँ चेंज हुआ, नहीं हुआ, पार्टनरशिप का धंधा ही चेंज हुआ रे। पहले एक धंधा चेंज हुआ, मतलब एक धंधा ऐड कर दिया, तो पहले सेलिंग ऑफ राइस करते थे, अब क्या कर रहे बोलो, और एक बिजनेस उसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग ऑफ काइट्स। तो ये भी चेंज हुआ। तो पहला इनकमिंग आउटगोइंग और धंधा चेंज हुआ, पहला इनकमिंग आउटगोइंग और धंधा चेंज हुआ, इनकमिंग आउटगोइंग चेंज इन द बिजनेस, इनकमिंग आउटगोइंग चेंज इन बिजनेस। नाउ देखते हैं फोर्थ क्या है। फोर्थ देखो, वेयर अ पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म फॉर द पर्पस। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप के प्रकार कुछ याद नहीं है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो ये किसका है बोलो, एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, यस और नो, कुछ याद है नहीं है। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल के बाद वो क्या हो जाती है,
डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि भले ही पार्टनरशिप का ड्यूरेशन खत्म हो गया है लेकिन हम लोग उस धंधे को, उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, कर सकते हैं ना। अगर उनके बीच में ट्यूनिंग अच्छा जमा है, उनका धंधा अगर मान लो जम गया है, उनको प्रॉफिट आ रहा है उससे, तो वो आगे भी धंधा क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे बताया था कि अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप होती है और अगर वो फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद कंटिन्यू कर लेती है तो पार्टनरशिप क्या बन जाती है? बोलो, इट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? बोलो 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 बोलो, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। क्या है? बोलो, क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्या? बोलो, अरे क्या हो जाएगी? बोलो। फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप थी, अगर वो मान लो उसका पीरियड खत्म हो गया है और उसके बाद भी पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? बोलो, पार्टनरशिप एट विल। वेरी गुड, जिसका आंसर सही आया है उसका लाइफ जिंगा लाला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत आगे जाओगे। तो पार्टनरशिप एट विल बोली जाएगी, ये सुनो। तो क्या ये भी चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म में? यस। तो यहाँ पे बात करते हैं, बोलो, इन हाउ मेनी वेज देयर कैन बी चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म? तो चेंज इन द फॉर्म, अभी तक मेन पॉइंट पे मैं आया ही नहीं हूं, अब तक मैं चेंज भी देख रहा हूं। अब चेंज होने के बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है। तो चेंज इन द फॉर्म होता है चार तरीके से जी। पहला, बोलो बोलो, इनकमिंग, यानी कि एडमिशन, एडमिशन इनकमिंग, इनकमिंग इसमें लिखता है एग्जाम में इनकमिंग मत लिखना, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है इनकमिंग। या फिर उसके बाद एडमिशन या फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और आई कैन से डेथ, यस और नो? इसको बोलते हैं आउटगोइंग, क्या बोलते इसको? आउटगोइंग, यस और नो? तीसरा क्या हो सकता है? बोलो, कम ऑन। चेंज इन बिजनेस या चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। या चौथा क्या हो सकता है? फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? कंटिन्यूड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, यस कम ऑन, एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। तो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं आपके समझने के लिए, दैट इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड इनटू पार्टनरशिप एट विल। ओके, तो ये चार चेंज है, इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन द बिजनेस एंड कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल। ओके, इनकमिंग, आउटगोइंग, इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन बिजनेस एंड कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल। वापस एक बार, इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन बिजनेस एंड कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल। इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन बिजनेस, जैसे मैं कर रहा हूं ना, करो। घर वाले इधर उधर आपकी तरफ देख के हंसेंगे, चिंता मत करो, एग्जाम में आपको यही याद आने वाला है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। एग्जाम में अगर मान लो सवाल आ गया, इन व्हाट, इन हाउ मेनी वेज द पार्टनरशिप देयर कैन बी चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म, तो एग्जाम सेंटर में कर लेना, ऐसा 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 और ऐसा। कैसा बोलो? वापस एक बार, ऐसा करो। चलो सब लोग मिलके करेंगे, कम ऑन, ऐसा करो करो, कम ऑन, ऐसा 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 और ऐसा। वापस एक बार, ऐसा 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 और ऐसा। ऐसा मतलब इनकमिंग, वन और मोर पार्टनर्स। ऐसा मतलब आउटगोइंग, वन और मोर पार्टनर्स। चेंज इन बिजनेस एंड कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल। तो ये चार प्रकार होते हैं किसके? बोलो, चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म के। अब एक बार पार्टनरशिप में चेंज हो गया तो क्या उस केस में पार्टनरशिप के बीच में, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हुआ करते थे, क्या वो सेम रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? चलो पढ़ते हैं यहां से। पहला, आफ्टर द चेंज इन द फर्म वेयर ए चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कौन से थे? बोलो, सेक्शन नंबर, मैंने बताया था ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 13। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर 13 का रेफरेंस, सेक्शन नंबर 13। ओके,
द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो नई फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये सुनो, अगर कोई ऐड हो रहा है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना। इट विल रिमेन द सेम एज दवर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। यानी कि वो जो म्यूचुअल राइट्स है सेक्शन नंबर 13 वाले वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें, मान लो हम लोग बात करें किसकी, कहां पर गया हमारा चार्ट, ये वाला हमारा चार्ट है। अब इस म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में मान लो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्लॉज है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्लॉज पहले भी सेम रहेगा, अभी भी सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात करें, पहले भी सेम रहेगा, अभी भी सेम रहेगा। इंडेमनिफिकेशन की बात पहले भी सेम रहेगी। अब पार्टनर्स कितने भी ऐड होने दो, इंडेमनिफिकेशन फर्म को लॉस हुआ तो फर्म को देना है, पार्टनर को लॉस हुआ तो पार्टनर को देना है। ये सुनो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे, अगर मान लो पहले भी इक्वल था और पार्टनर्स ऐड होने के बाद भी इक्वल ही होने वाला है, तो वो इक्वली शेयर होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पहले पार्टनर थे, डी उसमें नया ऐड हो गया, तो पहले इनका शेयर इक्वल ही था। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, 1/3 1/3 और 1/3। ये सुनो, लेकिन अभी ये ओल्ड था, ये सुनो अब न्यू। अब डी के ऐड होने के बाद इक्वल ही रहेगा ना। अब इक्वल मतलब क्या रहेगा, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात किया है। रेशो इन विच दे शेयर द प्रॉफिट विल रिमेन सेम, बट अमाउंट कैन बी चेंज। नो, प्रॉफिट अमाउंट अलग अलग हो सकती है जी। अरे मेरे जवानों, कुछ समझे नहीं समझे, प्रॉफिट की अमाउंट तो चेंज हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट की अमाउंट भी सेम रहेगी, नाना जी। मान लो कि पहले वो लोग कितना कमाते थे, 120 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, तो 120 रुपए का प्रॉफिट एबीसी में पहले कैसे कैसे आता था, इसको मिलता था कितना बोलो 40, इसको मिलता था 40 और इसको मिलता था 40। अब वही 120 रुपए का प्रॉफिट, अभी 4 लोग में बढ़ जाएगा। कैसा, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 30 और इसको मिलेगा 30। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है ना, सबको इक्वल मिल रहा है। हाँ, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बात तो रेशो की हो रही है ना, तो रेशो सेम हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे बोलो, सेम रहेंगे इवन आफ्टर देयर इज व्हाट चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म। तो ये बोला है 17 के ए पॉइंट में। क्लियर है, पक्का? तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, तो भले ही चेंज होगा, किसी भी 4 तरीके से में से किसी भी एक तरीके से चेंज होगा, तो राइट्स एंड ड्यूटीज जो म्यूचुअल वाले थे सेक्शन नंबर 13 में लिखे हुए, वो क्या रहेंगे बोलो, सेम रहेंगे। दूसरा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। अब किसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रहे हैं, ये 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 4th पॉइंट। तो वेयर फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म continues to carry on a business even after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as may be consistent with the interests of the partnership act will। यानी कि अगेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे बोलो, सेम, जो कि यहाँ पे लिखे हैं सेक्शन नंबर 13 में लिखे। अब सी पॉइंट, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग कैरिंग आउट, मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ये 3rd पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3rd पॉइंट। Where the additional undertakings are carried out, where a firm constituted to carry out one or more adventures, यानी कि एक या से ज्यादा बिजनेस ऐड हो रहे हैं। पहले क्या बात, पहले सेल ऑफ राइस करते थे, अब क्या कर रहे हैं, पतंग भी सेल करने का बिजनेस कर रहे हैं। तो दे विल रिमेन सेम, ओके। Where the firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings are the same those in respect of original adventures and undertakings। यानी कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो ओरिजिनल अंडरटेकिंग के लिए थे, यानी कि सेल ऑफ राइट्स के लिए जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थे, वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज नए अंडरटेकिंग के लिए, दैट इज सेल ऑफ काइट्स के लिए भी सेम रहेगा। तो मोटा मोटी हम लोग बात करें यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला सेक्शन नंबर 13 याद करना बहुत जरूरी था। तो जो भी हो, चारों में से जो भी पॉइंट हो, मेरा कर्ली ब्रैकेट कर दो, चारों में से जो भी पॉइंट हो, ओके, म्यूचुअल राइट्स and duties will remain same as earlier। वो क्या रहेंगे बोलो, सेम रहेंगे। नोट यहां पे, नोट, पार्टनर बाय एग्रीमेंट में चेंज
म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये सुनो, क्या पार्टनर्स खुद एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ये सुनो, अब जैसे मैंने बोला ए बी सी तीन पार्टनर से इक्वल शेयर करते हैं, अब डी ऐड हो गया, अब डी तो नया पार्टनर है, उसको क्या सेम प्रॉफिट हम लोग देंगे? क्या नहीं देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3 और 1/3। अब डी के आने के बाद वो क्या बोलेंगे, चलो डी नया पार्टनर है तो उसको हम लोग कम प्रॉफिट देंगे कुछ समय तक, उसके बाद हम लोग इक्वल कर देंगे, लेकिन अब तक जो जब तक वो नया है तब तक हम उसको कम देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे बीच में इक्वल शेयर करते हैं, उसको कम दे देते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि डी को वो क्या करे, डी को मान लो वो 20% दे, डी को क्या करे वो 20% दे, या फिर मान लेते हैं कि डी को 10% दे, डी को 10% दे, और बचा हुआ 90% वो क्या करे, 30%, 30% और 30%, यानी वो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:3:3:1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? पक्का? तो ऐसे भी हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीमेंट से उसको बदल सकते हैं। ओके, जब कभी भी चेंज होगा, तो अगर चेंज होगा तो बेसिकली बात यह है कि फॉर्म म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं चेंज तो कर सकते हैं। तो ये लिखा कहा बोलो, सेक्शन नंबर 17। ओके, आई होप आपको सेक्शन 17 क्लियर है। चलो एक काम करेंगे, सेक्शन 17 को लिख देंगे, कम ऑन राइट डाउन। ढंग से लिखना है इसको। निवान लिखना, कुछ गाय गड़बड़ मत करना, निवान से लिखना। ये है अपना मेन प्रोविजन, मेन प्रोविजन, दिस वन इज मेन प्रोविजन, ठीक है, और ये उसका नोट है। नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझने के लिए।
ओके चलो, आई होप आपका लिख के हो गया है। चलो सो क्या बातें देखिए हमने आज के लेक्चर पे। यस, तो टुडे वी हैव स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर 15, okay, then we have seen section number 16 and then we have seen section number 17. okay, तो what all things we have seen in section number 15, सेक्शन नंबर 15 के लिए हमने ये चार्ट बनाया था। ओके, so what is the section number 15? सेक्शन नंबर 15 में ये देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और एल्स नहीं, लेकिन अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होता है तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं हम लोग। चलो आ जाना सेक्शन 15 के चार्ट में, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख देना, नोट लिखना हमारा रह गया था इसमें से, नोट लिखना यहाँ पे। What is the note for that? Okay. Property can be used for the purpose of partner's personal usage by agreement between partners. ओके, तो ये नोट वहां पे कॉपी डाउन कर लेना। प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल यूसेज बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 60 में पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सवाल आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको, 2-4 चमकते हुए तारे बनाना उसके साइड में। तो क्या लिखा है कि अगर मान लो कोई पार्टनर पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन से या फिर पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो वो प्रॉफिट उसने क्या करना है, फर्म को वापस दे देना है। या फिर कोई पार्टनर पार्टनरशिप का सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहा है इन कंपटीशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो उस बिजनेस से भी जितना प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट उसने पार्टनरशिप फर्म को वापस देना है। नाउ अगेन इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ पे और एक नोट यहाँ पे आ सकता है दैट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, या फिर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इफ देयर इज एग्रीमेंट, between partners, then there is no need to share personal profits earned by partners to firm। ओके, तो ये नोट वहां पे कॉपी डाउन कर लेना, ठीक है। अगर उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर तय हुआ है कि तुम पर्सनल प्रॉफिट कमा सकते हो, कमीशन वगैरह ले सकते हो, या फिर तुम सिमिलर बिजनेस कर सकते हो, ऐसा अलाउ ही कर दिया है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस इसमें क्या हो सकता है बोलो, उसको पर्सनल प्रॉफिट देने की जरूरत, फर्म को वापस देने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट वहां पे कॉपी डाउन कर लेना। तो ये रहा सेक्शन 15 और 16। सेक्शन 17 में क्या देखा था, अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज होता है तो क्या पार्टनरशिप के पार्टनर्स में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है सेक्शन नंबर 13 वाले, क्या वो सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे। तो उसके पहले हमने ये देखना है कि चेंज क्या क्या हो सकता है, कुछ समझे, इनकमिंग, आउटगोइंग, चेंज इन बिजनेस एंड कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप एट विल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखेंगे हम लोग क्या चेंज होगा, जी नहीं होगा। सेक्शन 13 के जितने भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सेम रहेंगे, लेकिन यहां पे भी पॉइंट है सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है पक्का। तो आज हमने खत्म कर लिया सेक्शन 15, 16 एंड 17। सारे सेक्शंस के टेक्स्ट को रीड करना है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स्ट को पूरा रीड कर रहे हो। मिलते हैं अगले लेक्चर पे और मजेदार और इंटरेस्टिंग प्रोविजन के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, सावधान रहना, सतर्क रहना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बाय।